नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद या फिर आदर्शवाद और यथार्थवाद से संबंधित एक समन्वित दृष्टिकोण जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के दोनों पागम पढ़े, आदर्शवादी और यथार्थवादी दृष्टिकोण। दोनों में हमने देखा कि आदर्शवादी उपागम नैतिक सिद्धांतों पर बल देता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और नैतिक मूल्यों के पालन पर बल देता है। आदर्शवादी जो विचारक है वह कहते हैं कि दो राज्य अपने आपसी संबंधों में या आपसी व्यवहार में या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नीतियाँ अपनाते हैं उसमें नैतिक मूल्यों का, नैतिक सिद्धांतों का और आदर्शवाद का पालन करें। कहने का मतलब यह है कि शांति और सह अस्तित्व के सिद्धांतों का पालन करें। तो इस प्रकार आदर्शवाद जो है वह शांति जैसे तत्वों पर बल देता है, नैतिकता के पालन पर बल देता है। वहीं हमने यथार्थवादी दृष्टिकोण पढ़ा, यथार्थवादी उपागम को पढ़ा। तो यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति के तत्व को महत्वपूर्ण मानता है। क्या हम यह कह सकते हैं कि यथार्थवाद शक्ति को दो राष्ट्रों के आपसी संबंधों का मुख्य केंद्र बिंदु मानता है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत शक्ति जैसे तत्व को महत्वपूर्ण मानकर चलता है। तो यहाँ पर और चूँकि उसमें अगर शक्ति तत्व पर यथार्थवादी विचारक बल देते हैं, जिसमें मार्गेंतो जैसा विचारक जो कि महत्वपूर्ण यथार्थवादी विचारक है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो अध्ययन है वो यथार्थवादी उपागम के आधार पर किया। यथार्थवादी उपागम मतलब कि शक्ति, मार्गेंतो के लिए शक्ति महत्वपूर्ण तत्व है जिससे दो देश आपसी संबंधों को निर्धारित करते हैं। या फिर हम यह कह सकते हैं कि कोई भी राष्ट्र अपनी विदेश नीति का पालन करने में शक्ति तत्व का महत्वपूर्ण मानता है। या फिर जो भी राष्ट्र आपस में व्यवहार करते हैं वह शक्ति तत्व से प्रेरित होकर करते हैं और जो संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है राष्ट्रों में वो शक्ति की प्राप्ति के लिए ही है, या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है वो शक्ति के लिए संघर्ष है। तो राष्ट्रों का उद्देश्य जो है वो शक्ति को प्राप्त करना रहा है, ऐसा मार्गेंतो जैसा जो महत्वपूर्ण यथार्थवादी विचारक है वह मानता है। तो मार्गेंतो ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशंस में उसने कहा है कि जो राष्ट्र है वो अपने राष्ट्र हित से प्रेरित होते हैं। जो राष्ट्रों के बीच जो संबंध काम करता है वो राष्ट्रीय हित से प्रेरित होकर ही जो संबंध है वो निर्धारित होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है यथार्थवादी दृष्टिकोण के अनुसार कि कोई भी राष्ट्र जो है वो अपने राष्ट्रीय हितों को खतरे में डालकर काम नहीं करता, बल्कि उसके लिए राष्ट्रीय सर्वोपरि होते हैं और इसके लिए ही वो शक्ति को निरंतर प्राप्त करने में लगा रहता है। तो यथार्थवादी उपागम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कहा जाता है कि यथार्थवाद ने शक्ति संघर्ष को बढ़ावा दिया। तो हम यथार्थवाद और आदर्शवाद इन दोनों में क्या दोनों का किस प्रकार हम एक समन्वित दृष्टिकोण अपना सकते हैं, क्योंकि ये एक विवादास्पद स्थिति है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में कि आदर्शवाद का दृष्टिकोण ज़्यादा उपयोगी है या यथार्थवाद का दृष्टिकोण ज़्यादा उपयोगी है। क्योंकि यथार्थवाद में सबसे महत्वपूर्ण जो विवाद है वह मेन है शक्ति की समस्या। यथार्थवाद जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति संघर्ष को स्थायी मानकर चलता है और यह कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में जो भी उद्देश्य है, जो साधन है, वह महत्वहीन है या उसके प्रति यह विचारक उदासीन है। तो इसके विपरीत हम देखें तो आदर्शवाद जो वो शक्ति राजनीति को एक अस्थायी मानता है और वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में ऐसी अवधारणा की कल्पना करता है जो शक्ति राजनीति से दूर हो, जो युद्ध, हिंसा और अनैतिकता से मुक्त हो। तो यहाँ पर हम देखें कि इसके अपोजिट ही यथार्थवाद के आधार पर जो भी धारणा विकसित हुई या जो नीतियाँ बनी वह राष्ट्रवादी और शांति विरोधी है। आदर्शवाद के अपोजिट हम देखें तो राष्ट्रवादी और शांतिवादी विरोधी है यथार्थवाद की नीतियाँ या विचार। और आदर्शवाद पर जो नीतियाँ, आदर्शवादी विचारकों की जो नीतियाँ हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति की पोषक मानी जाती है। तो इन दोनों सिद्धांतों में आती है जहाँ आदर्शवाद शांति पर और नैतिकता पर बल दे रहा है
वहीं यथार्थवाद शक्ति पर बल देता है। तो इन दोनों दृष्टिकोणों में, दोनों पागमों में अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अतिवादी दृष्टिकोण एक विकसित होता है, जिसमें कि आदर्शवाद का जो आशावाद है और यथार्थवाद का निराशावाद है, ये दोनों हावी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में। आदर्शवाद का यह आशावाद कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो के बजाय शांति और नैतिकता के मूल्यों का पालन किया जाए, लेकिन आशावाद इसलिए है, अतिवादिता इसलिए है कि कोई भी राष्ट्र या किसी भी राष्ट्र से हम उस हद तक उम्मीद नहीं कर सकते कि वो अपने राष्ट्रीय हितों को संकट में डालकर नैतिक मूल्यों का पालन करेगा। और यथार्थवादियों का निराशावाद वहाँ हावी है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में कि निराशावाद के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केवल शक्ति संघर्ष ही है, राष्ट्र केवल शक्ति संघर्ष से ही प्रेरित होते हैं, या फिर राष्ट्रों में शांति या सह-अस्तित्व के मूल्य कभी स्थापित नहीं हो सकते। तो इन दोनों अतिवादी स्थिति को हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए पूर्ण रूप से संतोषजनक नहीं मान सकते। तो इन दोनों पागमों के बीच एक समन्वित दृष्टिकोण के विकास का प्रयास किया गया है, जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रति किसी तरह का कोई पूर्वाग्रह नहीं रखते हुए विश्व की जो भी राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसका तटस्थ भाव से अध्ययन करके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित तथ्यों का संग्रह और विश्लेषण करने का मार्ग अपनाया जाना चाहिए। तो इसमें विद्वानों ने समन्वित दृष्टिकोण प्रतिपादित करने वाले विद्वानों ने विदेश नीति के निर्माण के लिए दोनों ही दृष्टिकोणों का महत्व स्वीकार किया है, जिसमें क्विंसी राइट जैसा विद्वान कहता है कि विदेश नीति के निर्माण के लिए हमें दोनों पागमों को उपयोग करना चाहिए, दोनों का महत्व स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यथार्थवाद जो है वो उन अल्पकालीन राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण करते हैं जिसका ध्येय केवल तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है, और उनका जो आदर्श है उन दीर्घकालीन जो नीतियां हैं वो उसको भविष्य के लिए हम कैसे अपने उद्देश्यों को सिद्ध करें उसकी पूर्ति करना वो मानते हैं। तो जॉर्ज कैनन जैसा विद्वान भी यथार्थवाद के साथ साथ आदर्शवादी दृष्टिकोण के सामंजस्य को अपनाने का समर्थन करता है। जॉर्ज कैनन मानता है कि हम केवल अपने राष्ट्रीय हितों को जान सकते हैं, उसको समझ भी सकते हैं, और कोई भी देश जो है वो दूसरे देश की संस्थाओं और ज़रूरतों के बारे में फैसला स्वयं अकेला नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य है कि हम अपने राष्ट्रीय हितों को समझें, उसकी रक्षा करें, लेकिन हम दूसरे देश के राष्ट्रीय हितों के बारे में हम फैसला नहीं करें। तो इस तरह का समन्वित दृष्टिकोण जॉर्ज कैनन ने प्रतिपादित किया, और साथ भी उन्होंने यह कहा कि एक और तो हम अपनी विदेश नीति को अपनी राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार बनाएं, और दूसरी ओर हम नैतिक सिद्धांतों का पालन भी अपनी उस विदेश नीति के अंतर्गत करें जो कि हमारी मानवीय सभ्यता के अनुकूल होता है। तो इस प्रकार हम देखें कि दोनों दृष्टिकोणों के जो समन्वित दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया गया वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में महत्वपूर्ण है, क्योंकि आदर्शवाद पर जो अत्यधिक बल देते हैं विद्वान, उसमें इस प्रकार की निराशा का जन्म होता है कि हम किस प्रकार एक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों को खतरे में डाल सकता है, और यथार्थवाद पर अगर ज़्यादा बल दें तो वह शक्ति संघर्ष को विश्व में बढ़ावा देने वाली प्रवृत्तियों को जन्म देता है। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे एक ऐसे दर्शन की आवश्यकता महसूस हुई जो कि राजनीतिक यथार्थवाद की ऐसी तथ्यमूलक स्थिति का मेल हो जिसमें नीति शास्त्र भी हो और राजनीतिक यथार्थवाद भी हो, नीति शास्त्र भी हो, राजनीतिक आदर्शवाद भी हो, और जिसमें राजनीतिक यथार्थवाद के तथ्य भी शामिल किए जाएं। तो इसमें जॉर्ज हर्ज एक ऐसा विद्वान है, जॉन हर्ज, जिसने कि एक ऐसी विचारधारा का प्रतिपादन करने का प्रयास किया जिसमें यथार्थवाद और आदर्शवाद दोनों के दर्शन देखने को मिलते हैं। तो यह आदर्शवाद और यथार्थवाद की दोनों की त्रुटियों से, उन दोनों की अतियों से हमें बचाता है। यह हमें यथार्थवादियों के निराशावाद से और आदर्शवादियों के आशावाद
के बीच एक समन्वय स्थापित करता है और हमारे सामने एक ऐसा दृष्टिकोण रखता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में आदर्शवाद और यथार्थवादी दृष्टिकोण के समन्वित विचारधारा का प्रयोग कर सकें। तो इस प्रकार हम देखें कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो विश्व की राजनीतिक परिस्थितियों में जो बदलाव आया, जो शीत युद्ध एक शुरू हुआ, उसमें जो वैज्ञानिक और तकनीकी और जो प्रौद्योगिक जो क्रांति हुई, जिसमें जो टेक्निकल जो विकास हुए, जो हथियारों का जो एक आगे जो अमेरिका और रूस ने जो एक विकास किया एक टेक्निकल रूप से, तो उसमें यथार्थवाद और आदर्शवाद के और निकट आने की संभावनाएं बढ़ी, क्योंकि उस समय स्थितियाँ ऐसी थी कि ना तो यथार्थवाद को अपनाया जा सकता था, ना आदर्शवाद को अपनाया जा सकता था, क्योंकि उस समय आणविक जो भी परमाणु हथियारों की जो होड़ है, जो विभिन्न तरह के परमाणु प्रक्षेपास्त्र हैं, विभिन्न सामरिक अस्त्रों की होड़ से न केवल आदर्शवादी निराश थे बल्कि यथार्थवादी भी चिंतित थे, क्योंकि उस समय सोवियत संघ और अमेरिका के बीच जो शीत युद्ध जो चल रहा था, जिसमें सामरिक हथियारों की जो एक अंधाधुंध जो होड़ चल रही थी, उसने विश्व शांति को खतरे में डाल दिया था। और ऐसी स्थिति में न तो आदर्शवाद से काम चल सकता था, न तो यथार्थवाद से काम चल सकता था, क्योंकि दोनों के यथार्थवाद के सामने भी और आदर्शवाद के सामने भी एक ही चुनौती थी कि विश्व में कैसे शांति लाई जाए और कैसे विश्व को इन परमाणु हथियारों की होड़ से मुक्त कराया जाए। तो अब उस समय विद्वान यह महसूस करने लगे थे कि सुरक्षा के लिए जो भी लड़े जाने वाले जो युद्ध हैं, उससे आत्मघाती विश्व युद्ध पैदा न हो, या ये विश्व किसी प्रकार का कोई आत्मघाती युद्ध न झेले। तो अब हम देखें तो विश्व शांति जो है वह एक अल्पकालीन उद्देश्य भी है विश्व के लिए और एक दीर्घकालीन उद्देश्य भी है। तो इस स्थिति में हम देखें तो यथार्थवादी और आदर्शवादी दोनों विचारक इस तथ्य की उपेक्षा नहीं कर सकते कि विश्व में शांति की आवश्यकता कितनी है, या शांति जैसे या नैतिक मूल्यों का कितना सर्वोपरि महत्व है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व राजनीति में, ताकि इस विश्व को मानव जाति को युद्ध की और परमाणु हथियारों के प्रहार से बचाया जा सके। तो इसके लिए दोनों पागमों का जो एक विवाद है वह कहीं पर भी मायने नहीं रखता है, और उस विवाद को साइड में रखकर मायने रखता है तो वह है विश्व शांति और मानव की सुरक्षा और मानव का विकास, जिसमें आदर्शवाद का शांति और नैतिक मूल्यों का सिद्धांत और यथार्थवाद का यह सिद्धांत के अपने राष्ट्रीय हितों को भी महत्व दिया जाए। तो इन दोनों का एक समन्वित स्वरूप ही इस विश्व को युद्ध के सहार से बचा सकता है। धन्यवाद।